फर्ज कर लें यहाँ सामने एक खुदा न खास्ता बॉम्ब पड़ा हुआ है ज़मीन पे और ये बॉम्ब फटता है। जैसे ही ये फटेगा तो इसके टुकड़े बनेंगे जिनको हम फ्रैगमेंट्स कहते हैं और वो चारों तरफ इस तरह से फैलते हैं। ऐसा क्यों होता है? आज हम यही डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हम चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे, जिसमें इस तरह के दो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। छोटे छोटे टॉपिक है हमारे पास जो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं या एमसीक्यूज के लिए। पहले टॉपिक का नाम है मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्सेस। असल में जो मैंने अभी अभी आपको एग्जाम्पल दी, इसमें बॉम्ब शुरू में रेस्ट पे है, ये बात तो आप जानते हैं। और जैसे ही इसका एक्सप्लोड ये करता है तो इसके मुख्तलिफ फ्रैगमेंट्स बनते हैं। ये बात याद रखें कि आज के लेक्चर में हमने एक ही छोटा सा पॉइंट डिस्कस करना है और वो ये है कि जैसे ही कोई एक्सप्लोजन होता है, उस एक्सप्लोजन के नतीजे में एक्सप्लोजिव फोर्सेस लगती हैं उन फ्रैगमेंट्स के ऊपर जो बॉम्ब के टुकड़े बने हैं, और उन एक्सप्लोजिव फोर्सेस की वजह से वो फ्रैगमेंट ऐसी डायरेक्शन में ऐसे मोमेंटम से मूव करेंगे कि उनके मोमेंटम को ऐड करने से रिजल्टेंट मोमेंटम कंजर्व रहे। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं। जब भी कोई एक्सप्लोजन होगा, आज के टॉपिक में हमने ये डिस्कस करना है कि एक्सप्लोजिव फोर्सेस लगने की वजह से मोमेंटम कंजर्व रहता है, या दूसरे अल्फाज में एक्सप्लोजिव फोर्सेस इस तरह से एक्ट करती हैं कि वो मोमेंटम को कंजर्व कर सकें। यानी ये जो बॉम्ब के टुकड़े चारों तरफ फैल रहे थे, ये ऐसे ही नहीं फैल रहे थे, ये मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए फैल रहे थे। अब मैं इस पहली एग्जांपल से आपको पहले समझाता हूँ। फर्स्ट कर लें ये बॉम्ब यहाँ पर रेस्ट पे पड़ा हुआ है और चूंकि ये रेस्ट पे है तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? 0। अब फर्स्ट कर लें ये एक्सप्लोड करता है और इसके टोटल 4 फ्रैगमेंट्स बनते हैं, यानी 4 टुकड़े बनते हैं। अब होगा क्या? चूंकि इसका इनिशियल मोमेंटम 0 है तो ये चारों फ्रैगमेंट्स ऐसे मोमेंटम से मूव करने चाहिए कि इनका फाइनल मोमेंटम भी टोटल अगर कैलकुलेट किया जाए तो आंसर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अब गौर से देखते जाएं। अब ये फ्रैगमेंट इस तरफ अगर आ रहा है तो इसके ऑपोजिट सेम मोमेंटम से एक दूसरा फ्रैगमेंट भी ज़रूर जाएगा या जाने की कोशिश करेगा। इसी तरह अगर एक फ्रैगमेंट उस तरफ जा रहा है तो उसके ऑपोजिट इस डायरेक्शन में उसी मोमेंटम से एक दूसरा फ्रैगमेंट ज़रूर जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये चारों फ्रैगमेंट्स ऐसी डायरेक्शन में जाएंगे कि इन सब के मोमेंटम को ऐड करने से आंसर 0 आए। इसीलिए जब कोई बॉम्ब रेस्ट पे एक्सप्लोड करता है तो उसके जो फ्रैगमेंट्स हैं वो चारों डायरेक्शन में मूव करते हैं ताकि वो टोटल मोमेंटम को कंजर्व कर सकें। और इसी वजह से जिस जगह पे एक्सप्लोजन होता है उस पे नीचे एक काफ़ी डीप गड़ा बन जाता है। नीचे गड़ा क्यों बनता है? क्योंकि फ्रैगमेंट्स नीचे भी जाने की कोशिश कर रहे होते हैं मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, लेकिन वो नीचे नहीं जा पाते क्योंकि नीचे एक सॉलिड सरफेस है, तो फिर वहाँ पे गड़ा बन जाता है। अब मैं एक दूसरी एग्जांपल लेता हूँ। फर्ज कर लें ये प्लेन आ रहा है और इस प्लेन में हमारे ऊपर एक बॉम्ब ड्रॉप करना है। फर्ज कर लें इसने बॉम्ब को ड्रॉप किया। अब ये बॉम्ब यानी शेल, बेसिकली बॉम्ब क्या होता है? एक शेल होता है, एक होल होता है जिसके अंदर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस या एक्सप्लोजिव मटेरियल कोई ना कोई पड़ा होता है। अब फर्ज कर लें ये शेल जो है ये नीचे आ रहा है और जब मैं इसको देख रहा था तो फर्ज कर लें ये वर्टिकली नीचे आ रहा था। अब वर्टिकली नीचे अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब है इसका कोई ना कोई इनिशियल मोमेंटम तो है। उस मोमेंटम को मैं वेक्टर के साथ जाहिर कर सकता हूँ जिसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। उसका कोई ना कोई मैस है, कोई ना कोई वेलोसिटी है। तो फर्स्ट कर लें इसका इनिशियल मोमेंटम है mv। अब ये बॉम्ब जो है यानी शेल अगर हवा में फॉल करते करते ही फट जाता है तो फर्ज कर लें इसके 2 फ्रैगमेंट्स बने हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या ये दोनों फ्रैगमेंट्स एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करेंगे? बिल्कुल नहीं मूव करेंगे। वहां पे ऑपोजिट मूव कर रहे थे पहली एग्जांपल में, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। उसकी रीजन क्या है कि बॉम्ब का फटने से पहले इनिशियल मोमेंटम था। वहां पे तो इनिशियल मोमेंटम 0 था, लेकिन यहां पर इनिशियल मोमेंटम 0 नहीं था, यानी कोई ना कोई मोमेंटम था। तो अगर ये 2 फ्रैगमेंट्स बनेंगे तो ये 2 इस तरह से मूव करेंगे, इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन और मोमेंटम की मैग्नीट्यूड ऐसी होगी कि इन दोनों मोमेंटम को अगर मैं वेक्टर के साथ जाहिर करूं, ये मैं फ्रैगमेंट्स की बात कर रहा हूं, तो इसमें से एक फ्रैगमेंट का वेक्टर उठा के मैं दूसरे फ्रैगमेंट के
मोमेंटम के वेक्टर के हेड पे अगर रख दूं, यानी हेड टू टेल रूल के थ्रू इनको ऐड कर दूं, तो रिजल्टेंट मोमेंटम का वेक्टर बिल्कुल वही होना चाहिए जो बॉम्ब के एक्सप्लोड करने से पहले मोमेंटम का वेक्टर था। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मोशन के दौरान शेल एक्सप्लोड करता है और उसके फर्ज कर लें 2 ही फ्रैगमेंट्स बनते हैं, तो उन दोनों फ्रैगमेंट्स ने ऐसी ऐसी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे मोमेंटम के साथ मूव करना है कि उन दोनों फ्रैगमेंट्स के मोमेंटम को अगर ऐड किया जाए तो रिजल्टेंट मोमेंटम वही आए जो एक्सप्लोजन से पहले था। अगेन वही बात, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी यहां भी एक्सप्लोसिव फोर्सेस किस लिए लग रही हैं, किस पर्पस के लिए लग रही हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है, टू कंजर्व द लीनियर मोमेंटम। अब सेम इसी तरह की खतरनाक एग्जांपल हम देखते हैं और वो है अ राइफल एंड अ बुलेट। ये तीसरी एग्जांपल हम आज के टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट कर लें, हमारे पास एक राइफल है, खुदा ना खास्ता एक राइफल है। इस राइफल के मैस को मैं कैपिटल एम से जाहिर कर देता हूं और इस राइफल के अंदर कोई ना कोई बुलेट है जिसको हमने लोड किया हुआ है। उस बुलेट के मैस को मैं स्मॉल एम से जाहिर कर देता हूं। अब फर्ज कर लें हमने इस राइफल की मदद से बुलेट को फायर करना है, तो जरा गौर से सोच के बताएं, अभी फायर करने से पहले राइफल और सारा सिस्टम रेस्ट पे है। यानी मैं कह सकता हूं कि इस पूरे सिस्टम का, यानी राइफल की और बुलेट का जो टोटल मिला के मोमेंटम है वो क्या है, 0। अब होगा क्या, जैसे ही हम राइफल को फायर करेंगे बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और हम जानते हैं कि राइफल थोड़ा सा पीछे की तरफ झटका खाती है रिएक्शन के तौर पे। ऐसा क्यों है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ भी इस चीज को एक्सप्लेन कर सकता है। बुलेट की वजह से एक एक्शन की फोर्स लगी और उसकी वजह से एक रिएक्शन की फोर्स राइफल के ऊपर लगी, जिसकी वजह से राइफल जो है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश बैक होती है। अब ये बात तो चलें, दूसरी है, यहाँ पर हम मोमेंटम की कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो जरा गौर से देखें, बुलेट एक खास मोमेंटम से आगे की तरफ जा रही है। फर्स्ट कर लें, बुलेट की जो फाइनल वेलोसिटी है उसे मैं बी से जाहिर कर देता हूँ। इनिशियल तो सारा कुछ 0 था और बुलेट के मैस को तो मैंने स्मॉल एम से जाहिर किया हुआ है। तो जरा गौर से देखें, सोच से ध्यान से देखिएगा कि बुलेट का मोमेंटम जो उस डायरेक्शन में है वो है m इंटू वी बी। तो राइफल भी एक सेम मोमेंटम से ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी, यानी राइफल का बैकवर्ड आने का मोमेंटम क्या होगा, इसे मैं कह सकता हूं, अगर मैं राइफल की बैकवर्ड आने की वेलोसिटी को वी आर से जाहिर करूं तो ये बनेगा कैपिटल एम इंटू वी आर। इस मोमेंटम से राइफल पीछे की तरफ आएगी। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसके मुताबिक इसको ज़्यादा इजीली समझ लेते हैं। ज़रा देखिएगा, इनिशियल मोमेंटम यानी पी आई शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम यानी पी एफ। अब इनिशियल मोमेंटम तो 0 था, लेफ्ट हैंड साइड पे सारा कुछ 0 लिख दें। राइट हैंड साइड पे जो फाइनल मोमेंटम है वो इन दोनों का, यानी बुलेट का और राइफल का, उसको यहाँ पर ऐड करके लिख लेते हैं। एम स्मॉल एम इंटू वी बी ये बुलेट का मोमेंटम प्लस कैपिटल एम इंटू वी आर ये राइफल का मोमेंटम। अब हम फर्ज कर लें, मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप राइफल की रिकॉयल की, यानी जो बैकवर्ड मूव करने की स्पीड है वो फाइंड करें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल एम इंटू वी बी को दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा, वो उस तरफ जाएगा तो उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब कैपिटल एम को डिवाइड कर दें तो आपके पास राइफल की स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा, वी आर इज इक्वल टू माइनस स्मॉल एम वी बी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। अब इसमें स्मॉल एम क्या है, मैस ऑफ बुलेट, वी बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और कैपिटल एम क्या है, मैस ऑफ राइफल। यहां पर नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है कि बुलेट का मोमेंटम फॉरवर्ड है और राइफल का बैकवर्ड है, यानी एक के साथ अगर पॉजिटिव साइन तो दूसरे के साथ नेगेटिव साइन, या दूसरे अल्फाज में नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है कि राइफल की जो वेलोसिटी है वो बुलेट की वेलोसिटी के बिल्कुल ऑपोजिट है, इसलिए नेगेटिव साइन यहां पर आ रहा है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई जो बुलेट है वो तो बड़ी ज़्यादा स्पीड से आगे की तरफ जा रही है, तो ये राइफल उतनी ज़्यादा स्पीड से बैकवर्ड क्यों नहीं आती, यानी बुलेट अगर फॉरवर्ड जा रही है तो राइफल हमें उतनी ही स्पीड से दूसरी तरफ ले जाए, ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता, अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखेंगे, जो फाइनल फॉर्मूला हमने बनाया है, तो इसमें ज़रा गौर से देखें, जो राइफल का मैस है वो नीचे है, और हम जानते हैं बुलेट के मुकाबले में राइफल का मैस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ज़ाहिर बात है मैस की जितनी बड़ी वैल्यू से आप डिवाइड करेंगे, राइफल की जो रिकॉयल की स्पीड है वो उतनी ही कम आएगी। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाई राइफल रिकॉइल्स विद अ फ्रैक्शन ऑफ द स्पीड
ऑफ बुलेट, यानी बुलेट की स्पीड के मुकाबले में राइफल बड़ी थोड़ी स्पीड से रिकॉइल क्यों करती है। उम्मीद करता हूं कि आप इसका बड़े अच्छे से आंसर कर सकेंगे। अब हम नेक्स्ट इसी तरह की एक शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और उसका नाम है रॉकेट प्रोपल्शन, यानी अब हम रॉकेट के अंदर बैठ के स्पेस में जाने वाले हैं। आप जानते हैं कि रॉकेट्स जो हैं इनको हम स्पेस में भेजते हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। इन्हीं रॉकेट्स की मदद से हम स्पेस में सैटेलाइट्स को भेजते हैं जो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर 5 में इसके बारे में हम कुछ डिस्कशंस भी करेंगे। तो आज हम सिर्फ रॉकेट के बारे में पढ़ेंगे कि रॉकेट जो है ये किस वजह से बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को ज़मीन की तरफ फॉल करते हैं, रॉकेट क्यों ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। बेसिकली यहाँ पर दो लॉज हैं जो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। ये मैं शुरू में ही आपको बता देता हूँ। एक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें एक्शन और रिएक्शन वाला सीन है, जो मैंने आपको न्यूटन थर्ड लॉ में भी बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल ये बैलून है, बैलून के अंदर हवा आपने भरी और आपके हाथ से ये बैलून छूट गया, तो ये बैलून जो है ये फिर फ्लाई करना शुरू कर देता है क्योंकि एक तरफ से हवा बाहर निकलती है और रिएक्शन के तौर पे बैलून दूसरी तरफ जाना शुरू कर देता है। सेम यही वर्किंग प्रिंसिपल है रॉकेट का। रॉकेट भी इसी वजह से ऊपर की तरफ जा रहा होता है, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा होता है। तो एक रॉकेट, एक टिपिकल रॉकेट जो सामने आपको नजर आ रहा है, इसमें कुछ चैम्बर्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक कंबस्शन चैम्बर नज़र आ रहा है जो सबसे नीचे है। सबसे टॉप पे जो चैम्बर है, फर्ज कर लें इसमें फ्यूल है जो रॉकेट के अंदर कंबस्शन चैम्बर में जाके जिसने बर्न होना है और धमाका पैदा करना है। फ्यूल होता है लिक्विड हाइड्रोजन की शक्ल में। उसके नीचे एक चैम्बर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमने लिक्विड ऑक्सीजन रखी हुई है, क्योंकि आप जानते हैं ऑक्सीजन के बगैर धमाका नहीं हो सकता, कंबस्शन नहीं हो सकती। और बिल्कुल नीचे आपको एक तीसरा चैम्बर नज़र आ रहा है जिसे हम कंबस्शन चैम्बर कहते हैं। अब होता ये है कि ऊपर से लिक्विड हाइड्रोजन जिसे एज अ फ्यूल यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि इसके पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। लिक्विड हाइड्रोजन नीचे आती है, उसके साथ ऑक्सीजन को भी हम एक ख़ास क्वांटिटी में मिक्स करते हैं और फिर कंबस्शन चैम्बर में आके इग्निशन पैदा की जाती है और उसके नतीजे में कंबस्शन होती है, यानी धमाका होता है। और फिर काफ़ी प्रेशर के साथ गैसेस निकलती हैं, रॉकेट की दुम से बाहर की तरफ निकलती हैं और रिएक्शन के तौर पर रॉकेट जो है ये ऊपर की तरफ फ्लाई करता है। अब ज़रा गौर से सोचें, इन गैसेस की वजह से एक एक्शन की फोर्स नीचे की तरफ लगती है और रिएक्शन के तौर पे रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी न्यूटन का थर्ड लॉ जो है उसकी एक लाइव एग्जाम्पल है ये रॉकेट प्रोपल्शन। प्रोपल्शन का मतलब होता है प्रोपेल करना। मतलब यहाँ पर यही बात हम डिस्कस करना चाहते हैं कि रॉकेट किस वजह से प्रोपेल होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। अच्छा, इसके बाद मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की भी यहाँ पर बात कर सकता हूँ। इस कंबस्शन से पहले आप नोट करें इस सारे सिस्टम का, यानी रॉकेट का इनिशियल मोमेंटम क्या है, ज़ीरो है। तो जाहिर बात है कंबस्शन के बाद भी फाइनल मोमेंटम क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो इसी वजह से जितने मोमेंटम से ये गैसेस बाहर की तरफ निकलती हैं, उतने ही मोमेंटम से रॉकेट का बाकी का जो बॉडी है ये ऊपर की तरफ फ्लाई करना शुरू कर देता है। और अगर मैं इन दोनों के मोमेंटम को ऐड करूं तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। इसका मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी ओबे हो रहा है। तो इन्हीं दोनों लॉस की वजह से हम इस पूरे टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब थोड़ा सा मज़ीद आगे कुछ इंफॉर्मेटिव बातें कर लेते हैं। एक बात याद रखें कि रॉकेट का जो टोटल मैस है ना, उसका तकरीबन 80% मैस जो है ये फ्यूल पर मुश्तमिल होता है जिसको हमने बर्न करना होता है। फ्यूल या उस फ्यूल को कंटेन करने के लिए कंटेनर्स, यानी आप यूं समझ लें कि रॉकेट के टोटल मैस का 80% फ्यूल पे मुश्तमिल है या फ्यूल को रखने के लिए कंटेनर्स के मैस पे मुश्तमिल है। अगर टोटल मैस जो है रॉकेट का 100 kg है तो इसका 80 kg फ्यूल रिलेटेड चीज़ों से बना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूल जब बर्न हो जाएगा, फर्ज कर लें सारा फ्यूल बर्न हो जाता है, तो उसको कंटेन करने के लिए जो कंटेनर हैं वो तो रॉकेट के ऊपर फजूल बोझ रहेंगे। एक एक्सेस बैगेज होगा जिसको रॉकेट ऐसे ही फजूल में उठा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए फिर हम कुछ ऐसे रॉकेट्स भी डिज़ाइन करते हैं जिनको मल्टी स्टेज रॉकेट्स कहते हैं, यानी एक बड़ा रॉकेट और उसके साथ एक चारों तरफ छोटे छोटे रॉकेट्स जो है वो हम लगा देते हैं। और ये जो छोटे रॉकेट्स आप देख रहे हैं
ये सिर्फ और सिर्फ रॉकेट को इनिशियल पुश देने के लिए रिक्वायर्ड है। अब मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग चीज़ होती क्या है कि जैसे ही ये सारे रॉकेट्स चलते हैं और मेन बॉडी को पुश करते हैं अर्थ के स्पेस की तरफ पुश कर रहे होते हैं, तो फर्स्ट कर लेंगे जो चारों तरफ छोटे छोटे बेचारे मासूम से रॉकेट लगे हुए हैं, इनका फ्यूल जब ख़त्म हो जाएगा तो अब देखें ये कंटेनर जो है ये एक्सेस है ना, बैगेज है। तो फिर क्या किया जाता है, ऑटोमेटिकली ये जो साइड वाले जो छोटे रॉकेट्स हैं ये मेन बॉडी से अलग हो जाते हैं और फिर नीचे वापस ज़मीन पर आकर गिर जाते हैं। इसे बोलते हैं मल्टी स्टेज रॉकेट। ठीक है, अब इसका फ़ायदा ये है कि ये जो कंटेनर थे अगर मेन बॉडी के अंदर ही हम इनको रख देते तो ये इनका एक एक्स्ट्रा बैगेज था, एक्स्ट्रा मैस था, एक्स्ट्रा वेट था जिसको फजूल में रॉकेट को ऊपर उठा के ले जाना पड़ना था। इसलिए हमने इनको अलग कर दिया ताकि रॉकेट का जो फाइनल बैस है ये कम हो जाए, वेट कम होने से इजीली रॉकेट को ऊपर फ्लाई किया जा सके। इसी तरह कुछ और इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं। ये बात भी आपको बता दूं कि एक टिपिकल रॉकेट जो है इसको इनिशियल काफ़ी ज़्यादा पुश चाहिए होता है, तो उसके लिए तकरीबन 10,000 किलोग्राम पर सेकंड के लिहाज से इसके मैस को बर्न किया जाता है। इसके फ्यूल को बर्न किया जाता है, यानी एक सेकंड में 10,000 किलोग्राम फ्यूल जो है वो बर्न हो रहा होता है रॉकेट को इनिशियल पुश देने के लिए। इसी तरह रॉकेट की रेयर से यानी टेल से जो गैसेस निकल रही होती हैं इनकी वेलोसिटी भी तकरीबन 4,000 मीटर पर सेकंड तक होती है। इतनी ज़्यादा तेज़ी से ये गैसेस निकलती हैं। तो बेसिकली मेन आइडिया यही है कि रॉकेट का मास चूँकि बहुत ज़्यादा है, इसको इनिशियल पुश भी बहुत ज़्यादा चाहिए अगेंस्ट द ग्रेविटी जाने के लिए, तो इसलिए हमें ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में सप्लाई करनी पड़ती हैं। ओके जी, अब हम थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल टाइप एक छोटा सा फॉर्मूला बना लेते हैं। यहाँ पर मैं हेडिंग लिख देता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट। रॉकेट का जो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है उसका एक छोटा सा फॉर्मूला हम बना लेते हैं। आप इमेजिन करें रॉकेट की रेयर से टेल से ये जो गैसेस निकल रही थी, अगर मैं इनकी फाइनल वेलोसिटी को v से जाहिर कर दूं, इनिशियल वेलोसिटी को कंसिडर कर लें जीरो, जारी बात है कंबशन से पहले तो सारा कुछ जीरो था, कुछ भी नहीं था, और फाइनल वेलोसिटी को मैंने v से जाहिर कर दिया। अब मुझे एक बात बताएं, आपने एक पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पर मैं वो फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी डेल्टा P ओवर डेल्टा T। ये मैं गैसेस के लिए बात कर रहा हूँ, जो गैसेस के ऊपर फोर्स लग रही है। ठीक है, डेल्टा P की जगह आ गया mvf माइनस mvi, vi की जगह तो जीरो आ गया, vf की जगह v आ गया, और नीचे डेल्टा T की जगह मैंने सिंपली T लिख दिया। तो आपके पास जो गैसेस पे फोर्स लग रही है उसका एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया mv डिवाइडेड बाय T। और ये जो T है ना, इसे हम कंसिडर कर लेते हैं 1 सेकेंड। अगर मैं इस पूरी रेशो को वर्ड्स में बोलूँगा तो मैं कह सकता हूँ कि जो गैसेस हैं उनका मोमेंटम में जो तब्दीली आ रही है वो आ रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उनका क्या है, mv। नीचे वाला जो T है इसे मैंने कंसिडर कर लिया कि ये 1 सेकेंड है, तो इसलिए नीचे वाला T आपको अगले स्टेप में नज़र नहीं आएगा, लेकिन हमारे माइंड में होना चाहिए कि नीचे टाइम था जिसकी वैल्यू हमने कितनी ली हुई है, 1 सेकेंड। तो अगर मैं इसको पूरा बोलूँगा तो मैं कहूँगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या चेंज ऑफ मोमेंटम इन 1 सेकेंड, mv। ठीक है, और अब जानते हैं कि ये अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि एक्शन और रिएक्शन की मैग्नीट्यूड सेम होती है, यानी जितनी फोर्सेस गैसेस पे नीचे की तरफ लग रही है इंजन की वजह से रॉकेट की बॉडी के ऊपर भी उतनी ही रिएक्शन की फोर्स एक्ट कर रही है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स लिखना चाहूँ, यानी मैं यहाँ लिखना चाहूँ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द बॉडी ऑफ रॉकेट, तो आपके पास सेम यही बनेगा mv, यानी स्मॉल m इंटू स्मॉल v, जो फोर्स गैसेस के ऊपर लग रही थी। ठीक है, इन शॉर्ट मैं चलें एक और अच्छे अंदाज में यहाँ पर लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन बॉडी ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन गैसेस। तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये सेम है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन बॉडी ऑफ रॉकेट की जगह न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक मैं लिख सकता हूँ मैस इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर मैस किसका आएगा? मैस आएगा रॉकेट का। रॉकेट के मैस को फर्स्ट करने कैपिटल M से जाहिर कर देते हैं और एक्सेलरेशन को A से जाहिर कर देते हैं। इसी तरह गैसेस जो हैं उनके लिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन गैसेस हम पहले फाइंड कर चुके हैं, स्मॉल m इंटू स्मॉल v, जिसके नीचे T था जो अभी फिलहाल हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमें पता है कि पर सेकंड की बात हो रही है, 1 सेकंड के लिहाज से बात हो रही है। अब यहाँ से अगर मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो गौर कीजिएगा, कैपिटल M इस साइड पे डिवाइड हो गया तो आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ गया
स्मॉल m स्मॉल v डिवाइडेड बाय कैपिटल M। अगेन मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ नीचे टाइम है, टाइम का यूनिट सेकंड पर सेकंड आएगा, लेकिन चूंकि हमने 1 सेकंड कंसिडर किया तो इसलिए हमें नजर नहीं आ रहा। ये है फाइनल एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। अब जरा और से देखिएगा, जैसे जैसे रॉकेट के अंदर फ्यूल बर्न होता जाएगा वैसे वैसे रॉकेट का मास, जिसे मैंने कैपिटल M से जाहिर किया है, ये कम होता जाएगा। और इस रिलेशन में देखें, मास कम होने से एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है रॉकेट जो है वो स्पेस की तरफ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन से जा रहा होता है। तो ये भी एक छोटा सा MCQ है। उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे टॉपिक की बहुत अच्छी सी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।